नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो आपके सामने पेश है, ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन और ईएसआईसी के बेनिफिट के रेट। ये वीडियो ज़रा पोस्टपोन हो गया था क्योंकि बीच में ईएसआईसी में जो अमेंडमेंट मैटरनिटी बेनिफिट में आई है उनको मैंने कवर किया है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन और रेट ऑफ बेनिफिट। तो इसमें आज क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। ईएसआईसी के लाभदाता होने के लिए वेज सीलिंग, आपकी सैलरी का लिमिट क्या है, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का शेयर क्या है, टोटल ईएसआईसी को कितने पैसे देने पड़ते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग जिसमें बेनिफिट का कालावधि क्या होता है और कंट्रीब्यूशन का कालावधि क्या होता है, लाभ दरों की गणना कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें। तो शुरू करते हैं। लिमिट ऑफ सैलरी फॉर एम्प्लॉय टू बी कवर्ड अंडर ईएसआईसी। जो भी नियोक्ता अपने आप को ईएसआईसी के अंदर रजिस्टर करते हैं, उनके पास 10 एम्प्लॉय है अगर फैक्ट्री है तो, या आस्थापना है तो आस्थापना के लिए जिस जिस स्टेट की जिस जिस तरह से नोटिफिकेशन हुई है उस तरह से उसका कवरेज होगा। महत्तम लिमिट किसी भी एम्प्लॉय को ईएसआईसी में कवर होने के लिए उसके वेजेस, मंथली वेजेस 21,000 से कम होने चाहिए। तो इसमें भी सवाल खड़े होते हैं कि ये ग्रॉस वेजेस चाहिए या नेट वेजेस चाहिए, क्या होने चाहिए। तो एक ब्रॉडर गाइडलाइन आप सुन लीजिए। इसमें अगर डेली रेटेड एम्प्लॉय है और उसका 26 डेज का पगार 21,000 के नीचे आता है तो वो ईएसआईसी में कवर्ड है। और मंथली वेजेस वाला आदमी अगर उसकी पगार महीने के पूरे दिन काम करने के बाद 21,000 से नीचे आती है तो मंथली रेटेड वाला आदमी भी ईएसआईसी में इस तरह से कवर्ड है। तो ये वेज सीलिंग जो है ईएसआईसी के अंदर कवर होने के लिए हर एक एम्प्लॉय के लिए 21,000 से कम पगार ये है। ये रिवीजन होते रहती है। सीलिंग बहुत बार चेंज हुई है। जैसे ये 21,000 जो सीलिंग है ये 1 जनवरी 2017 से आई हुई है। उसके पहले वेज सीलिंग 15,000 थी, और उसके पहले 10,000 थी, उसके पहले 7,500 थी, उसके पहले 6,500 थी। तो ये जैसे जैसे हमारा जीवन मान चेंज होते जा रहा है, मिनिमम वेजेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से ईएसआईसी का वेज सीलिंग भी बढ़ते जा रहा है। फिलहाल ये 21,000 है। और 2008 में विकलांग श्रमिकों के लिए एक स्कीम आई थी। विकलांग श्रमिकों को जो क्योंकि काम नहीं मिल पाता तो उनको एम्प्लॉयमेंट एनकरेज करने के लिए समाज कल्याण विभाग से ईएसआईसी और समाज कल्याण विभाग मिलकर ये तय किया था कि अगर विकलांग लोग हैं तो उनकी वेज सीलिंग 25,000 तक कर देनी चाहिए। तो विकलांग कर्मचारी को अगर कोई काम देता है, कोई भी नियोक्ता, तो उसके लिए वेज सीलिंग जो है 25,000 तक है। तो वो 25,000 भी अगर उसकी सैलरी है तो भी उसको ईएसआईसी के लाभ मिल सकते हैं। बाकायदा वो सर्टिफाइड हो कि उसकी डिसेबलमेंट है। और अगर ऐसा कोई श्रमिक, कोई नियोक्ता अपने फैक्ट्री में काम पे रखता है तो उसकी जानकारी अपने शाखा कार्यालय को ज़रूर दे। इसमें और भी एक है कि ये 25,000 का जो सीलिंग है विकलांग कर्मचारी के लिए, वो जिस नियोक्ता ने उसको काम दिया है उस नियोक्ता को इन कर्मचारियों का योगदान नहीं भरना पड़ता। तो आप आगे देखेंगे एम्प्लॉय को कुछ शेयर भरना पड़ता है, एम्प्लॉयर को कुछ शेयर भरना पड़ता है, नियोक्ताओं को कुछ शेयर भरना पड़ता है। तो अगर विकलांग कर्मचारी है तो उसके लिए नियोक्ताओं को अपना शेयर नहीं भरना पड़ता। सुविधा नियुक्ति के बाद पहले 3 साल तक मिलती है। वैसे और भी एक प्रोविजन है जिसमें अगर कोई एम्प्लॉय का पर डे वेजेस 176 रुपये से कम आता है तो उसमें भी जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी से ईएसआई डिडक्शन नहीं होता है। उसकी पगार से ईएसआईसी का डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन नियोक्ताओं को अपना हिस्सा भरना पड़ेगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ नियोक्ता का शेयर, श्रमिकों का शेयर, तो देखते हैं कौन कितना योगदान देता है। एम्प्लॉइज का शेयर जो है वो 0.75%, 0.25% ऑफ द वेजेस। जैसे आपको 10,000 सैलरी है तो उसके 0.75% जो होगा 75 रुपया होगा, तो उतना आपके पगार से कटेगा। अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 20,000 है तो 150 रुपया कटेगा। और मालिक 3.25%, 3.25% योगदान देता है। ऐसा कुल मिला के 4% योगदान सैलरी के ईएसआईसी को जमा होता है। तो जैसे कोई यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक आदमी जिसका सैलरी 10,000 रुपया है तो उसके लिए उसकी सैलरी से 75 रुपये कट होंगे, एम्प्लॉयर उसके लिए 325 रुपये भरेगा और टोटल मिला के 400 रुपये ईएसआईसी को जमा कर दिए जाएंगे। ऐसे किसी नियोक्ता के पास 10-10 हज़ार रुपये कमाने वाले 10 एम्प्लॉय है तो हर महीने 4,000 रुपया वो नियोक्ता ईएसआईसी को भर देता है। तो ये भरने की प्रक्रिया कैसे होती है कि नियोक्ता जो है उसी का काम है ईएसआईसी के पैसे भरना, और कर्मचारियों के पगार से ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करना भी एम्प्लॉयर का काम है। तो हर महीने जब
पेरोल बनता है तो नियोक्ता उससे 0.75% हर एक एम्प्लॉय के सैलरी से कट करता है। और ये कैसे कट करता है आगे की स्लाइड में देखिए। जैसे यहाँ पे 5 कर्मचारी दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, जैसे यहाँ पे 5 कर्मचारी दिए हुए हैं ए बी सी डी ई जिनकी सैलरी 5, 6, 7, 8, 9 हज़ार है। तो हर एक एम्प्लॉय का शेयर एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा 0.75% के हिसाब से। तो जैसे आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे फ्रैक्शन में आ रहा है, ये नियोक्ता का एम्प्लॉय का शेयर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अगर ये फ्रैक्शन 0.1 भी है तो उसको हायर रुपए में राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ 37.5 दिख रहा है तो इसको 38 में आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 0.75 है, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं आप। वो ऐसे हर एक एम्प्लॉय का हायर फिगर को राउंड ऑफ होगा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी हो, 0.9 तक वो हायर रुपये में ही कैलकुलेट होगा, हायर रुपये में ही कन्वर्ट होगा। तो ऐसा करके हर एक एम्प्लॉय का 0.75 शेयर जो है उसको हायर रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा। तो जैसे राउंड ऑफ के कॉलम में दिखा है 38 रुपीज़, 45 रुपीज़, तो ये राउंड ऑफ करके सभी लोगों का कितना योगदान बनता है 264। फिर नियोक्ता अपना शेयर कैलकुलेट करेगा। सैलरी टोटल नियोक्ता ने कितना दिया 35,000, तो 35,000 रुपीज़ पे 3.25% के हिसाब से जो भी बनता है 1137.5 रुपीज़, ये 0.5 में आ रहा है, ये भी राउंड ऑफ होगा हायर रुपए को। इसमें भी यही नियम है, 0.1 भी आता है तो हायर रुपए में राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे अगर 1137.1 भी आता था तो 1138 हो जाता था। इसमें 0.5 से नीचे या 0.5 से ऊपर ऐसा कोई नियम नहीं है, सीधा हायर रुपए पे लेके जाना है उसको। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कर्मचारियों का जो योगदान है उसको राउंड ऑफ किया गया और राउंड ऑफ करने के बाद टोटल निकाली गई, वो आती है 264। नियोक्ता का जो टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी का 3.25% निकाला गया, उसको हायर रुपए में राउंड ऑफ किया गया और टोटल मिला के 1402 रुपये का योगदान ईएसआईसी को, इस नियोक्ता को भरना पड़ेगा। और ये भरने की तारीख होती है, अगर 30 अप्रैल को महीना खत्म हुआ है तो 15 मई इसकी तारीख होगी। 15 मई तक ये अंशदान ईएसआईसी को जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो इसके आगे पेनल्टी चार्जेस लगते हैं। वैसे हर एक वेज पीरियड खत्म होने के बाद 15 दिन का पीरियड मिलता है जब तक ये अपने कंट्रीब्यूशन जमा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, हर एक एम्प्लॉय का जो फ्रैक्शन में अमाउंट आता है उसको राउंड ऑफ करना है हायर डिजिट में। एम्प्लॉयर का भी कुल सैलरी निकाल के उसका 3.25% निकालना है, 3.25% को हायर फिगर में राउंड ऑफ करना है और फिर टोटल जो 4% बनते हैं उसको ईएसआईसी को जमा करना है। अब ये सब चीज़ें आपकी जो वेज रजिस्टर है या पे स्लिप है उसमें दिखाने के लिए काम आएगी। ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन फाइल करना ऑनलाइन है, तो इसमें आप एम्प्लॉय के नंबर ऑफ डेज और सैलरी जब भी डालते हो तो वो हर एक एम्प्लॉय का, जब आप वेजेस डालते हो तो उसका 0.75% के हिसाब से कितना बनता है वो अपने आप राउंड ऑफ कर लेता है, तो आपको उधर देखने की ज़रूरत नहीं। टोटल वेजेस का 3.25 भी अपने आप ही निकाल लेता है, तो वहाँ पे भी आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा के सीधा कैलकुलेशन होके आपका चालान जनरेट हो जाता है। अब आएंगी ये पैसे देने के बाद ईएसआईसी आपको जब कोई भी लाभ देगा तो वो किस हिसाब से देगा, वो हिसाब कैसे करते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। जो पैसे आप आज भरते हो उसका लाभ आपको फ्यूचर में होता है। आप आज काम कर रहे हो, आज ईएसआईसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको इसका फायदा कुछ महीनों बाद मिलेगा। तो ये कुछ महीने का फर्क क्या है, इसको एग्जैक्टली आपको मैं बताता हूँ। बेनिफिट पीरियड जो होता है वो पीरियड जिसमें आप बेनिफिट ले रहे हो। तो बेनिफिट पीरियड ईएसआईसी के लिए 2 ब्लॉक कर दिए गए हैं, जनवरी से लेकर जून तक। एक तो आदमी उस पीरियड में बीमार पड़ सकता है या जुलाई से लेकर दिसंबर उस पीरियड में बीमार पड़ सकता है। तो अगर बेनिफिट जनवरी से जून के पीरियड में लेना चाहते हो तो ईएसआईसी चेक करेगी आपका कंट्रीब्यूशन अप्रैल से सितंबर के पीरियड के लिए। तो अप्रैल 19 से लेकर सितंबर 19 तक आपने अगर कंट्रीब्यूशन पे किया है तो आपको एलिजिबल दिखाएगी जून तक, जनवरी से जून तक के बेनिफिट के पीरियड के लिए। और अगर आपने अक्टूबर से लेके मार्च 20 तक पे किया है तो आपको वो एलिजिबल दिखाएगी जुलाई से लेके दिसंबर 20 तक। तो जैसे मैंने बताया आपको, अप्रैल टू सितंबर कंट्रीब्यूट करो, अगले साल के जनवरी से जून तक बेनिफिट पाओ। अक्टूबर से मार्च तक कंट्रीब्यूट करो, फिर जुलाई से दिसंबर तक बेनिफिट पाओ। इस तरह ये कैरी फॉरवर्ड होते चलता है। आप पीछे काम करते रहो, आगे बेनिफिट आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। एम्प्लॉयमेंट अगर टर्मिनेट हो जाती है तो आपका बेनिफिट भी टर्मिनेट हो जाता है।
अब ये बेनिफिट पीरियड का क्या वास्ता, बेनिफिट का रेट क्या होगा। तो जैसे अप्रैल से सितंबर तक किसी का वेजेस अगर 60,000 है और उसने अगर काम किया है 158 दिन, वो पूरे 6 महीने के पीरियड में, अप्रैल से लेकर सितंबर तक के, तो ESIC उसका एवरेज डेली वेजेस निकालता है, जो कि अगर 158 दिन के लिए 60,000 रुपया, तो एक दिन के लिए उसका 379 रुपये 75 पैसे आ जाता है। तो ये डेली बेनिफिट रेट हो गया। अब ये आदमी अगर जनवरी से जुलाई के पीरियड में बीमार पड़ता है या उसको कोई भी हित लाभ, जैसे मैंने नीचे 5 हित लाभ दिखाया है यहाँ पे, इसमें से कोई भी हित लाभ के लिए वो ESIC के ऑफिस में आता है, तो उसको डेली एवरेज वेजेस जो यहाँ पे 380 रुपया है, उसके इतने परसेंट के हिसाब से हित लाभ मिलेगा। जैसे सिकनेस बेनिफिट लेने अगर आता है तो उसको 380 का 70% के हिसाब से ESIC हित लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे, अगर अप्रैल टू सितंबर पे करते हैं तो जनवरी से जुलाई के पीरियड में आपको जो अप्रैल से सितंबर के वेजेस है उसके आधार पे पेमेंट होगा। तो ये पूरे बेनिफिट आपके अवलंबित होंगे अप्रैल से सितंबर में जो कंट्रीब्यूशन आपने भरा है उसके आधार पे। तो इसलिए ये कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट पीरियड ऐसे ही कैरी होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे अप्रैल टू सितंबर का एग्जांपल दिया है, अगर कोई बंदा अक्टूबर से मार्च तक कंट्रीब्यूट करता है तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक उसका बेनिफिट रेट इस हिसाब से होगा। तो ये है ESIC का कंट्रीब्यूशन और ESIC के हित लाभ के दर कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसको ज़्यादा इलाबोरेट हम अलग अलग वीडियोस में करते रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाए 5-6 तरीके बेनिफिट, तो उसमें से मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा सिकनेस बेनिफिट के ऊपर, जिसमें आपको सिर्फ सिकनेस बेनिफिट क्या है और वो कैसे मिलता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।